आज ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इम्पैक्ट 2047 एक ऐसे विजन के साथ, जो विजन ही कहीं ना कहीं जैसे ही उसके बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं एक उत्साह आता है, एक सेंसेशन होती है कि हिंदुस्तान, जैसे हम इंडिया भी कहते हैं, वहां पर डेवलप्ड कंट्री का विजन लेना। जब भी बात आती है इम्पैक्ट 2047, आज से 3 साल पहले तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान का युवा डेवलप्ड कंट्री के बारे में कभी सोचेगा, उसके मन में थॉट आएगी कि हिंदुस्तान भी कभी विश्व का विकसित राष्ट्र हो सकता। सोचने से डरते थे, कॉन्फिडेंस नहीं आता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं पूरा हिंदुस्तान, स्पेशली हमारा यूथ, इस विकसित राष्ट्र के कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को जोड़ता चला जा रहा, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसा लग ही नहीं रहा कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लग रहे हो। अंदर से एक इंस्पिरेशन है, अंदर से कहीं ना कहीं एक पैशन है, नहीं वी कैन डू। और उसी थीम को ये समर्पित इम्पैक्ट 2047, मैं बधाई देता हूं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। पूरी सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी की वो कमेटी, जिन्होंने इस पूरी थीम को ड्राफ्ट किया। और आज हमारे बीच में की नोट स्पीकर के रूप में एक इतनी बड़ी अथॉरिटी हमारे बीच में आए हैं, जब वो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो मैंने उन्हें सैकड़ों बार बोलते सुना है। उनके कंटेंट्स, उनकी स्टडी, उनका प्रेजेंटेशन, वो कहीं ना कहीं रोमांचित करता है, कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करता है। एक यूथ के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। एकेडमिक्स में बहुत बड़ा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। पंतनगर विश्वविद्यालय के जो अभी तक डीन रहे हैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के डॉक्टर शिवेंद्र कश्यप जी आज की नोट स्पीकर के रूप में हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर शिवेंद्र कश्यप जी के लिए। यहां पर सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस के चेयरमैन आदरणीय राजेश डावर जी, वाइस चेयरमैन आदरणीय प्रीत ग्रोवर जी, डायरेक्टर डॉक्टर सीमा अरोरा जी, यहाँ की ब्लॉक प्रमुख हमारी श्रीमती ज्योति ग्रोवर जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वंश डावर जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शौर्य अरोरा जी, ललित बिस्ट जी, प्रकाश जी, विवेक जी और उनकी पूरी टीम, रजत धवन से लेके, अनुभव से लेके पूरी टीम जो इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है। हमारे मीडिया जगत के बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार और समाज सेवी भी हैं, भूपेश सिम्बाल जी, और सभी यहाँ पार्टी, हमारी डॉक्टर सरिता जी जो यहाँ की हमारी एडवाइजरी कमेटी की मेंबर भी हैं, आज हमारे बीच में हैं। और सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को एनरोल किया है। ये कॉन्फ्रेंस लगातार चलने वाली है। कई सारे विषय इसमें निकल के आएंगे, कई सारे एक्सपर्ट्स अपने सारे अनुभवों को आपके सामने रखने वाले हैं। मैं कोई बहुत स्पेसिफिक किसी टेक्निकल सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन समाज से जुड़ा हूं, राजनीति से जुड़ा हूं, और स्पेशली उस दौर में जिस दौर का ही पहले कभी कल्पना नहीं होती थी। देश आजाद हुआ 1947 में, बड़े भरोसे के साथ हुआ। लाखों क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान किए, सीने पे गोलियां खाई, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए कि देश हमारा आजाद होगा, अंग्रेजों से आजाद होगा। और हिंदुस्तान कभी जो विश्व गुरु रहा है, हिंदुस्तान जिसकी तरफ पूरा विश्व देखा करता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, चाहे विज्ञान हो,
या अर्थ हो, हर चीज में विश्व को दिशा देने वाला वो भारत रहा है। उन्हें लगता था जब देश आजाद होगा तो देश की आजादी के बाद कहीं ना कहीं भारत उस पूरे गौरव को दोबारा से प्राप्त करेगा। लेकिन देश की आजादी के बाद व्यवस्थाएं आती रहीं और धीरे धीरे लोग निराश होते चले गए। और निराशा का भाव इतना हुआ कि लोगों ने मान लिया कि भगवान भी हिंदुस्तान का भला कुछ नहीं कर सकता। एक कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, स्पेशली 2014 के बाद से, एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस आया। और वो कॉन्फिडेंस इस तरीके से आया है कि उसके 9 से 10 साल के अंदर 2023 में एक विजन आया, डेवलप कंट्री 2047, यानी 2047 का विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और उस संकल्प के साथ पूरा देश खड़ा हो गया, देश के युवा खड़े हो गए। और आज वो संकल्प साकार लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इंपैक्ट की बात करते हैं तो कितनी तेजी से चीजें बदलती हैं। 2014 में देश की इकोनॉमी केवल $2 ट्रिलियन थी और 2024 में आते आते वो $4 ट्रिलियन हो जाती है, यानी दोगुनी हो जाती है। जिसे पहुंचने में 75 साल लग रहे थे, 70 साल लग रहे थे, उसकी दोगुनी जो हमारी डबल 2 टाइम्स जो हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन हो जाती है। और अब हमारा टारगेट जो 5 ट्रिलियन था, उस 5 ट्रिलियन के हम बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं। जो हिंदुस्तान विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था था जीडीपी के साइज में, आज इंग्लैंड को पीछे छोड़ के पहले चौथी बनता है और अब जापान को भी पीछे छोड़ के वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमिक पावर हिंदुस्तान बन जाता है। अब चौथी पावर, पहले 5वीं बनता है, अब चौथी पावर जापान को भी पीछे छोड़ देता। और जितने सर्वे आ रहे हैं, जिस तरीके से हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, अगले 1.5 से 2 साल के अंदर भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ के वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमिक पावर बन जाएगा, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वह जर्मनी, वह जापान, वह रूस, वह फ्रांस, जिनके नाम से बड़ा एक्साइटमेंट होता था, वो धीरे धीरे पिछले 8-10 सालों में पीछे जाते जा रहे हैं। और भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका और तीसरी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा। मुझे ध्यान है हमारे जमाने में एक गाना आता था, मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। बहुत फेमस गाना, राज कपूर का गाना था। अब इस गाने का मतलब यह था कि सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, यानी जूता भी जापान का, पतलून भी इंग्लैंड की, टोपी रूस की, लेकिन दिल हिंदुस्तानी, यानी हिंदुस्तान में कुछ होगा इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं था। हमारा कुछ भी अपना नहीं था, टोपी से लेकर जूते से लेकर पतलून तक। लेकिन आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन के आया। पिछले दिनों हमने देखा टैरिफ वार चढ़ा, लोगों को लगा जब टैरिफ वार आया है तो हिंदुस्तान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट है, 7%। विश्व में कोई अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। 7% की जीडीपी ग्रोथ के साथ भारत विश्व की महाशक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ा हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, तो विकसित भारत केवल उद्योग लगाने से विकसित भारत हो जाएगा ऐसा नहीं, केवल सड़कें बना देने से ऐसा भी नहीं, या केवल कुछ बहुत उद्योगपति आए और वो उद्योगपतियों के पास पैसा बढ़ता जाए और कैलकुलेशन में जीडीपी बढ़ती जाए, लेकिन उसके बावजूद डिस्पैरिटी रहे, गरीब गरीब होता रहे, गांव हमारे कभी विकसित ना हो, तो भारत कभी भी विकसित राष्ट्र बन नहीं पाएगा। जब तक सर्वांगीण विकास नहीं होगा, यानी दूरस्थ गांव में रहने वाला गरीब आदमी, उसको भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वो भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा, कोई भी राष्ट्र कभी विकसित बन नहीं सकता। इसी को देखते हुए हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रयास हुए और इन सारे प्रयासों में बहुत सारी योजनाएं धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आज गरीब, किसान, महिला और युवा
उनको लेकर सारी योजनाएं बन रही हैं। सबका साथ सबका विकास, यानी जो मैंने कहा केवल ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के हाथ में इकोनॉमिक पावर सेंट्रलाइज हो जाए, गरीब को भी गरीब का हक मिलना चाहिए। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई कंट्री कभी भी आगे बढ़ नहीं सकती। हम देख रहे हैं जिस तरीके से नेशनल हाईवेज, कितनी तेजी से नेशनल हाईवे बने हैं। जहां जाते हैं कनेक्टिविटी, जहां जाने के लिए 8 से 10 घंटे लगते थे, आज 2 से 3 घंटे में पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो चाहे हमारे नेशनल हाईवे हैं, रेलवे हैं, एयरपोर्ट्स हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी है, ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं, इन पे जितनी तेजी से काम हो रहा। किसी जमाने में जब डिजिटल पेमेंट की बात आई थी तो मुझे ध्यान है कि वहां पे एक लीडर खड़े हुए थे और उन्होंने डिजिटल पेमेंट, ये यूपीआई जो है, इसकी मजाक बनाई थी पार्लियामेंट में। ये हिंदुस्तान में यूपीआई चलेगा क्या? हिंदुस्तान में जहां पर इंटरनेट है ही नहीं, वहां पे यूपीआई पेमेंट कैसे कामयाब होगी? मजाक है। लेकिन आज हम देख रहे हैं गांव के अंदर, कस्बे के अंदर, रिमोट एरिया में भी सब्जी बेचने वाला, छोटी सी एक दुकान पे जो है जनरल स्टोर वाला, इवन सैलून चलाने वाला, वो अपने यूपीआई के डिजिटल बार कोड को लगा के बैठा। अगर वो सब्जी बेचने आ रहा है तो सब्जी उसके ठेले पे यूपीआई का बार कोड है। ये कल्पना नहीं कर सकते थे। ये जो डिजिटल क्रांति हुई है, डिजिटल क्रांति इतनी बड़ी क्रांति हुई है कि आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर कहीं हो रहे हैं तो भारत में हो रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर भी डिजिटल ट्रांजैक्शन की जो वॉल्यूम है इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा वॉल्यूम हिंदुस्तान में बना है। तो जो डिजिटल कनेक्टिविटी के तरफ हमारा हिंदुस्तान बढ़ा है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन केवल डेवलप्ड कंट्री होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हमारे बाकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अब कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से बदल रहे हैं। रोजगार के कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं। और मेरा मानना है कि हमारे यूथ को उनको बहुत तेजी से ऑप्ट करना पड़ेगा। ये मैकेनिकल सिस्टम से निकल के अब बहुत आगे आना पड़ेगा। आज की तारीख में अभी हमने देखा है एआई इम्पैक्ट समिट अभी दिल्ली में चल रही है। वर्ल्ड के सारे जो वहां पर जितनी बड़ी टेक कंपनी है उनके सीईओ वहां पर आए हुए हैं। और तो और वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वो वहां पर आए हुए हैं। और वो आने के बाद हिंदुस्तान कैसे ये एआई इम्पैक्ट है, इस एआई इम्पैक्ट में लीड करे, इसको लेके कैसे आगे बढ़े, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती चली जा रही। आज ये एआई, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? मत छोड़ो। आज एआई और सेमीकंडक्टर ये आने वाले समय का एक बहुत बड़ा, आने वाले टाइम में हमारे यूथ को जो काम करना है, ये ठीक है, बाकी सारे जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फील्ड है उनमें काम करना ही करना है, लेकिन एआई और सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर में जानते हैं एक कंट्री है ताइवान, उसे लेके वर्ल्ड वार होने की बात आ रही है। अमेरिका छोड़ नहीं रहा, चाइना उस पर जा, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड का 76% सेमीकंडक्टर जो है ताइवान से निकलता। अगर ताइवान चाहे तो वर्ल्ड की सारी इंडस्ट्री बंद हो सकती है, सारा सिविल एविएशन बंद हो सकता। ताइवान एक छोटा सा कंट्री, कुछ लाखों की आबादी, तो सेमीकंडक्टर का कितना बड़ा इंपैक्ट हम देख सकते हैं। आने वाले टाइम में एआई कितना बड़ा इंपैक्ट हमारी लाइफ पर लाने वाली है, रोजगार पर लाने वाली है, इंडस्ट्री पर लाने वाली है, इसका इंपैक्ट हम बहुत अच्छी तरह दे सकते हैं। और ये सारी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही हैं। हमारा देश चाहे रक्षा है, डिफेंस है, चाहे स्पेस है, इन सब में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और आगे बढ़ते हुए जो हमारा विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये सारी जो हमारा यूथ है उन्हें हमारे रोबोटिक्स हैं, डेटा साइंस है, इन सब में कौशल विकास की बात करनी जरूरी है। जब हम पहले कौशल विकास की बात करते थे, स्किल डेवलपमेंट की बात करते थे, तो स्किल डेवलपमेंट में कई बार ये कॉन्सेप्ट नहीं आते थे। अब कोई फील्ड भी, अब खाली रोबोटिक्स का मतलब ऐसा नहीं कि रोबोटिक्स हर फील्ड में रोबोटिक्स है। फार्मास्यूटिकल में रोबोटिक्स ने आना है, मैकेनिकल में रोबोटिक्स ने आना है, आर्ट में रोबोटिक्स ने आना है। कोई फील्ड ऐसा नहीं जिसमें रोबोटिक्स नहीं आएगा, एआई नहीं आएगा। हर फील्ड में इन सब का काम आने वाला। तो क्या हमारा यूथ इन सब चीजों को लेके अपने आप को स्किल्ड करने के लिए तैयार है? इस पे बहुत बड़ा काम करने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ
जो इम्पैक्ट 2047 है, इसे लीड करने का अगर कोई भी काम करने वाला है तो हमारे यूथ करने वाले हैं, हमारे स्टूडेंट्स करने वाले हैं। और उनको देखते हुए जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीजें ऐड ऑन की गई हैं। लेकिन पॉलिसी का आ जाना और पॉलिसी का वहां पर एक इम्प्लीमेंटेशन के एफर्ट्स करना एक अलग चीज है। क्या हमारा यूथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आने वाले विकसित भारत को लेकर कॉन्सेप्ट आया है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है कि नहीं है? वो अपने कौशल विकास पर काम करने के लिए तैयार है कि नहीं थे? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी जो सिस्टम है उसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हमारी स्किल बेस्ड और प्रैक्टिकल उस पर बहुत बड़ा उसे बेस बनाया गया है। एंट्रेंशिप और इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं इंटरफेस करना, ये सारी चीजों पे बेस्ड हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। हमारे यूथ को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और स्पेशली प्रैक्टिकल और एंट्रेंशिप जो है इस पे हम कितना ध्यान दे सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे कितना ध्यान दे सकते हैं, वही आने वाले समय में आपके रोजगार को भी क्रिएट करेगा, आपके कैरियर को भी आगे बढ़ाएगा और साथ साथ जो भारत विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ हम बढ़ पाएंगे। अगर हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्री की, तो जैसा मैंने कहा, क्या गरीब से गरीब आदमी उसमें जुड़ता है कि नहीं जुड़ता? अगर गरीब आदमी जुड़ता है तभी वो सारे काम हो सकते हैं। केवल कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमिक पावर को लेके आगे बढ़ते जाएं, जीडीपी बढ़ाते जाएं, तो कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसमें बहुत सारे काम हुए हैं। हमने देखे कि लगभग 56 करोड़ जनधन खाते खोले गए। ये जो 56 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं, ये 56 करोड़ जनधन खाते कहीं ना कहीं एक गरीब से गरीब आदमी को, एक मजदूर को, झोपड़ी में रहने वाले को, जिसके घर में शायद लाइट भी नहीं थी, वो आज इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ने के साथ साथ वो कहीं ना कहीं अपने आप को मेन स्ट्रीम में लेके आ रहा है। हेल्थ के बिना कभी कुछ नहीं होता। गरीब आदमी का अगर हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है तो उसे लेके अटल आयुष्मान 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज मिलना, इससे आज हर गरीब आदमी अपनी हेल्थ को लेके, अपने परिवार के हेल्थ को लेके सिक्योर फील कर रहा है, उसको फ्री इलाज मिल रहा है। गरीब आदमी अगर खाने को नहीं मिलेगा उसे, तो क्या वो कंट्रीब्यूट करेगा? तो प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना में हर आदमी को, जो गरीब है, अति निर्धन है, ऐसे लगभग 50 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो राशन दिया जा रहा है, ताकि गरीब आदमी के खाने की, स्वास्थ्य की, 4 करोड़ लोगों को जिनके सर पर छत नहीं थी, उनको मकान दे दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना में। क्योंकि जो भी हमारा ओवरऑल जितना डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट जो निर्धन लोग हैं उन तक पहुंचे और उसे आगे बढ़ाते हुए आगे जाए। हिंदुस्तान में शौचालय तक के लिए लड़ाई होती थी, यानी शौचालय भी घरों में नहीं थे। आज 19 करोड़ शौचालय बने हैं। यानी आज को हम लोगों को शहर में रह के लगता नहीं है, लेकिन आज भी मोहल्ले और गांव ऐसे हैं जहां की महिलाएं, जहां की बच्चियां या तो सूर्योदय से पहले, सनराइज से पहले या सनसेट के बाद, तभी वो अपने कहीं ना कहीं जो है बाकी उनके जो दैनिक कर्म है उनके लिए जा सकती थी। आज जाके उन शौचालय देना, वो भी बहुत बड़ा काम हुआ है। और इसके साथ साथ ये सारे जो कनेक्टिविटी, ये सारे जो अति निर्धन लोग हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जितने प्रयास हैं, वो प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रयासों के कारण से भारत बढ़ता जा रहा है। और अभी अगर हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कि पिछले 10 सालों के अंदर अंदर जो आईआईटी बड़े लिमिटेड होते थे, 7 नए आईआईटी बने हैं पिछले 10 सालों के अंदर, जबकि पिछले 70 सालों में 5 थे। 7 नए आईआईटी, 16 ट्रिपल आईटीज, 16 ट्रिपल आईटीज बने हैं, 7 नए आईएएम बने हैं, 15 नए एम्स बने हैं। यहां पहले हिंदुस्तान में 1 एम्स होता था दिल्ली का, 15 नए एम्स। यानी अभी कोशिश है कि हर स्टेट में एक नया एम्स आए और साथ साथ 390 नई यूनिवर्सिटीज पिछले 10 सालों के अंदर आई है। चाहे हेल्थ है, एजुकेशन है, लीडरशिप है, यूथ को हर जगह प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से काम हुआ है। इस
जो हमारा इम्पैक्ट 2047 है, इस कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं ना कहीं इस कैंपस से एक इंस्पिरेशन, और उस इंस्पिरेशन के साथ साथ व्हाट कैन वी कंट्रीब्यूट, हम उसमें क्या योगदान कर सकते हैं, इस संकल्प के साथ हमारे यहाँ से यूथ जाएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो कई बार उसे विजुलाइज करना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत तेजी से अगर हमने डेवलपमेंट देखना हो, और अगर हम आसपास की सराउंडिंग की बात करें तो पिछले 4 से 5 सालों के अंदर अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से काम होते हैं कि 1100 करोड़ रुपए की रिंग रोड इस रुद्रपुर के चारों तरफ निकलती हुई आ जाती है। यानी जाम खत्म हो जाएगा, नो एंट्री खत्म हो जाएगी, एक्सीडेंट खत्म हो जाएंगे। एक नया मेडिकल कॉलेज इस रुद्रपुर में आ जाता है। आज तक इलाज के लिए हम सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज जाते थे, राममूर्ति मेडिकल कॉलेज जाते थे, जोली ग्रांट मेडिकल कॉलेज देहरादून जाते थे। एक नया मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी से भी बड़ा रुद्रपुर में खोलने के लिए 2026 में तैयार हो जाता है, और इसी 2026 में मेडिकल कॉलेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे बच्चे यहाँ MBBS करेंगे। एक नया एम्स यहां खुलने जा रहा है, जिस एम्स में द बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी होती है। जब कहीं इलाज नहीं होता तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या होता है, एम्स होता है। वो एम्स भी रुद्रपुर के पास खुलने जा रहा। अब यानी हेल्थ में सोचे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां पहले कभी खाली होता था, जहां खाली रेफर होते थे, अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज भी, मेडिकल कॉलेज के साथ एम्स भी। इतना बड़ा चेंज हेल्थ के सेक्टर में खाली रुद्रपुर में आ जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, रिंग रोड आ जा रही हैं, 8 लेन की सड़कें बननी शुरू हो गई, बड़े बड़े बाईपास बनने शुरू हो गए। ये सारे 2026 में पूरे हो जा रहे हैं। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। यहां का एयरपोर्ट, अब आप सोचे जब रुद्रपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जिसका अभी काम अगले 3 से 4 महीने में शुरू होने जा रहा, और अगले 2.5 से 3 साल के अंदर अंदर वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देहरादून से भी बड़ा एयरपोर्ट जब रुद्रपुर में बढ़ेगा, और यहां से फ्लाइट मुंबई, पुणे या केवल बेंगलोर ही नहीं, वो यहां से दुबई, सिंगापुर और अगर लंदन भी जाया करेंगी। और यहां का टूरिज्म, यहां की इंडस्ट्री किस तरीके से उसमें बूम आने वाला है, इस बात की कल्पना 4 से 5 साल पहले नहीं की थी। 4 से 5 साल के अंदर अंदर इसी छोटे से रुद्रपुर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने की तैयारी हो जाती है, जो 2026 में स्टार्ट हो रहा। रिंग रोड आ जाता है, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े बाईपास आ जाते हैं, मेडिकल कॉलेज आ जाते हैं, एम्स आ जाते हैं। ये एक विजन है 2047 का, और ये केवल रुद्रपुर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा। बस हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस के साथ इस विजन में अपना कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। हाँ, अपने आप को अपडेट रखना, और अपडेट रखने के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी नहीं आ रही उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपने आप को इक्विप करना। तो निश्चित माने आने वाले युवाओं का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि जब भारत का भविष्य उज्जवल है तो यहाँ के युवाओं का भविष्य भी निश्चित रूप से उज्जवल होगा। ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस जिन्होंने भी डिजाइन की है, बहुत मेहनत से की है। बहुत सारे यहाँ पर एक्सपर्ट्स यहाँ बुलाए गए हैं, जो अलग अलग विषयों पर यहाँ पर अपनी बात रखने वाले हैं। मैं जितने भी एक्सपर्ट्स यहाँ हैं उनका स्वागत करता हूँ। साथ ही जितने यहाँ पार्टिसिपेंट हमारे बच्चे हैं, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उन्हें बधाई देता हूँ कि उन जिस भी ऑब्जेक्टिव के साथ जो उन बच्चों के लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी है, वो उद्देश्य पूरे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।